आज हम कहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं? अब क्वांटम नंबर से। देखो क्या है कि हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो वेव करैक्टर शो कर रहा है, और हमने काफी बार बता रखा है कि अगर वेव है तो सीधी सी बात है उसकी हम पोजीशन एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। एग्जांपल दे रखा ना कि अगर हम किसी को आवाज लगाते हैं तो तुम ऐसे तो खींच ही नहीं सकते ना कि ये लाइन खींच दी सर, यहां तक आवाज आपकी आएगी, इससे लाइन से आगे आवाज नहीं आएगी। तो वेव की तो हम पोजीशन एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते, करेक्ट? हम उसके अंदर प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि आवाज यहां तक आएगी, आवाज वहां तक जाएगी, बस ऐसे ही ना। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन में आता है कि इलेक्ट्रॉन वेव करैक्टर शो करता है, इसलिए क्या होता है उसकी पोजीशन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो स्क्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने यहां पर एक क्या किया था, एक इक्वेशन दी थी। उसने क्या दिया था कि जो हमारी जो वेव होती है ना ऐसे, इसको हम क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड। इसको हम किससे नोट करते हैं? साइन। ठीक है। वैसे तो इस साइन का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, क्योंकि इसीलिए होता है आधा स्पेस यहां पर आ गया, आधे जगह पर वो इलेक्ट्रॉन कहीं और प्रेजेंट होगा। तो अगर ये आधा जगह ये मिला दें, आधा जगह ये मिला दें, कहने वाला अगर साइन स्क्वायर ले लें तो हमें इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना मिल जाएगी ना पूरी, कि ये इलेक्ट्रॉन तो इसी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जो साइन स्क्वायर होता है वो क्या बताता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू उतना ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना बोला मैं, ठीक है। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हमने ये तो देख लिया कि जी इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। लेकिन जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना 98% से भी ज्यादा है ना, उस जगह का नाम होता है ऑर्बिटल। आगे सुनिए, ऑर्बिटल क्या होता है? एक ऐसा स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना मैक्सिमम होती है, उस जगह का नाम क्या है भाई? ऑर्बिटल। ठीक है। तो ऑर्बिटल पता लगाने के बाद एक क्वांटम नंबर टॉपिक आता है। वो क्या है कि 4 नंबर का सेट है, और उस 4 नंबर के सेट से हम इलेक्ट्रॉन की लगभग बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, किस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, कितनी एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सारी चीजें बता देते हैं। तो कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन भी यही हो जाती है ना, इट इज अ सेट ऑफ ए 4 नंबर। इट इज द सेट ऑफ ए 4 नंबर which explain almost all information about the electron। कि जो इलेक्ट्रॉन की लगभग इंफॉर्मेशन दे दे, उस 4 नंबर के सेट को क्या बोलते हैं? हमें क्वांटम नंबर। अब ये 4 नंबर कौन से हैं? सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा कौन सा जाता है हमारा भाई? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है हमारा भाई स्पिन क्वांटम नंबर। सुना? अगर ये चारों क्वांटम नंबर आपको याद रखने हैं ना, तो इसके साथ आप एक लाइन और याद करनी पड़ेगी। वो ये है कि सबसे पहले सेल के अंदर क्या होती हैं? सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो देखो सेल क्या चीज होती थी? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिखाई दे रहा है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो होती है सेल। द पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग आर कॉल्ड ए सेल। आगे उसमें इनको हम नोट करते हैं किससे? के एल एम, इनसे। तो जो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो क्या बताएगा? It describes the cell in which electron revolve. Azimuthal quantum number describes the subcell in which electron revolve. Magnetic quantum number describes the orbital. और जो spin quantum number होता है वो क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। एक ऐसे सपोज कर सकते हो तुम्हें कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई पूछ ले, तुम्हारे फ्रेंड के बारे में पूछ ले भाई, मान लो मैंने पूछ लिया भाई आपका फ्रेंड क्या कर रहा है अभी, तो आप उसकी सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हो ना, तुक्के मार सकते हो ना कि वो आपके घर पे होगा। तो जो सेल है वो
वो किसको नोट कर रहा है भाई? घर को नोट कर रहा है। अब घर में भी अलग अलग कमरे होते हैं ना, तो हमारे पास जो सबसेल होती है वो कमरे ही टाइप में मान लो हम 4 टाइप के कमरे बताएंगे, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, एस ऐसा कमरा है जो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है भाई? स्फेरिकल होता है। पी एक ऐसा कमरा है जिसकी जो शेप है वो है डंबल शेप। कौन सी हो जाएगी? डंबल। और जो डी है वो एक ऐसा कमरा है जिसकी जो शेप है वो कौन सी हो जाएगी भाई? डबल डंबल। और एफ जो है वैसे तो बुक में लिख रखा है कि 3D शेप है, क्रिटिकल शेप है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। आगे बात में तो आप थोड़ा सा ये मानोगे भाई वो पता नहीं कौन से कमरे में हो, एस में हो, पी में हो, डी में हो। फिर कमरे के अंदर वो किसके ऊपर मिलेगा? बेड के ऊपर मिलेगा। ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर होती है भाई? बेड के ऊपर मिलेगा। तो ये वो जगह हो जाएगी जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना सबसे ज्यादा है। और एक बेड के ऊपर कितने बंदे आ सकते हैं? सिर्फ 2 ही बच्चे आ सकते हैं, जिसमें एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर समझेगा। आगे बात समझे? तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछने लग जाए इनको एक्सप्लेन करो, तो कैसे कैसे एक्सप्लेन करोगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द सेल इन विच इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन के सेल में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एल सेल में घूम रहा है, तो क्या लगता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा? के वाला। तो जी दूसरा पॉइंट इसमें ये बता सकते हैं कि इट डिस्क्राइब द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। आगे समझ कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ही बताता है। तीसरा पॉइंट क्या बता दोगे इसी में कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के सेल में है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, एल सेल में है तो वो कम अट्रैक्ट होगा। अब जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उतनी हमारी एनर्जी क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है। आती है सुने भाई? वही आदमी आज के दिन स्टेबल है जिसकी एनर्जी क्या है? कम है। वैसे तो हमारे दिमाग में आता है कि जी हमारी एनर्जी ज्यादा हो तो हम स्टेबल ज्यादा होंगे ना, हमारी जितनी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, हम उतने ज्यादा क्या हो जाते हैं भाई? स्टेबल हो जाते हैं। तो यहां पर तुम क्या बोल दोगे? यहां पर अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। क्योंकि अगर तुम दुश्मनों से मिलते हो, मान लो जिससे तुम्हें नफरत है, तो एनर्जी के साथ मिलते होगे। अगर दोस्त से मिलते हो तो आराम से बैठते होगे। तो जब जितना ज्यादा अट्रैक्शन, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। तो इट डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आगे ऑप्शन में दूसरा था अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। वो किसके बारे में बताएगा? सबसेल के बारे में ना, कि इट डिस्क्राइब द सबसेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। अगर आपको सबसेल के बारे में पता चल गया, इसका मतलब पाथ का पता चल गया कि वो स्फेरिकल पर है या डबल पाथ पे है, तो सीधा सीधा क्या बोल दोगे कि इट डिस्क्राइब द पाथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तीसरा किसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है? ऑर्बिटल के बारे में ना। ऑर्बिटल क्या चीज थी? एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना मैक्सिमम थी, जहां पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? मूवमेंट होगा। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे उतनी ज्यादा वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। तुम ही बोलते हो ना कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण 2 फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो सीधे सीधे नाम से पता चल रहा था जी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। लास्ट द स्पिन क्वांटम नंबर, इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कहने वाला इट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। आगे सुनने तो ये था हमारा थ्योरेटिकली। अगर आपसे न्यूमेरिकली पूछा जाए इसमें तो हम क्या बताएंगे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको हम किससे नोट करते हैं भाई? n से। देखो इसमें प्रिंसिपल में n आ गया तो n से नोट कर दिया। अज़ीमुथल को हम किससे नोट करेंगे? l से। मैग्नेटिक को m से, और स्पिन को किससे नोट करते हैं भाई? s से नोट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
ये हमने सेल को किससे रिप्रेजेंट किया था, के एल एम इनसे रिप्रेजेंट किया था ना। तो के के लिए एम की वैल्यू कितनी होगी 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में घूम रहा है, थर्ड सेल में घूमने का मतलब एम की वैल्यू 3। एक इलेक्ट्रॉन है एल सेल में घूम रहा है, एल का मतलब क्या है कि वो दूसरी सेल में घूम रहा है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। एन की वैल्यू तो निकालनी आ गई, ठीक है। अगर आपने एन की वैल्यू निकाल ली तो प्रत्येक एन की वैल्यू के लिए जो एल की वैल्यू होगी ना वो कहां से कहां तक होगी भाई, 0 से n-1 तक होगी। 0 से n-1 तक का मतलब है, देखो अगर मान लो मैं कह देता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन n सेल में घूम रहा है, कौन सी सेल में घूम रहा है n, तो अगर n में घूम रहा है तो स्मॉल n की वैल्यू बताओ। तो आप ऐसे राइट डाउन करके देखोगे ना, किसी k के लिए तो 1 होती थी, l के लिए 2 होती थी, m के लिए 3 होती थी, n के लिए कितनी हो जाती है 4 हो जाती है। तो इसका मतलब अगर n सेल में घूम रहा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो प्रत्येक n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू कहां से कहां तक आती है, 0 से n-1 तक आती है। मतलब 4 के लिए l की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0, 1, 2 और 3 तक आ जाएंगी। अब यहां पर जो 0 है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है, s को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, p को, 2 d को और 3 है अब सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये हो गया कि फोर्थ सेल में ये चारों की चारों सब सेल आएंगी, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें देखो तुम इस तरीके से राइट डाउन करते हो ना, 1s2 2s2, 1p तो कभी राइट डाउन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 1 ना। अगर मैं कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन पहली सेल में घूम रहा है तो मतलब n की वैल्यू 1, तो l की वैल्यू कितनी होगी 0 के लिए क्या आएगा ना। तो यहां पर 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट में सिर्फ s सब सेल होगी। आगे समझ में। अब प्रत्येक l की वैल्यू के लिए m की वैल्यू कहां से कहां तक होगी भाई, -l से +l तक होगी। कैसे जी, s के लिए l की वैल्यू कितनी थी 0 थी, s के लिए l की वैल्यू कितनी थी 0 थी, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 0 के आगे प्लस माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, यहां पर एक वैल्यू आ गई ना, तो s के अंदर कितना ऑर्बिटल होता है भाई, एक ही होता है। p के लिए देखो जी, p के लिए l की वैल्यू कितनी है, p के लिए l की वैल्यू जी 1 है, तो l की वैल्यू के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -l से +l, मतलब -1 0 और +1। इसका मतलब यहां पर 3 वैल्यू आ गई ना, 3 वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई, इसका मतलब p के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे 3 होंगे। इसी तरीके से d के लिए 5 वैल्यू आएंगी, इसके अंदर ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 5। आगे समझ में। s की वैल्यू क्या हो जाएगी ±1/2, कहने वाला एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -1/2। आगे समझ में। अब बात आती है इसमें न्यूमेरिकल किस टाइप से देगा आपको, न्यूमेरिकल इस तरीके से देगा, दो टाइप से दे सकता है आपको। पहला तरीका, अगर मैं बोल दूं आपको कि एक इलेक्ट्रॉन n सेल में रिवॉल्व कर रहा है, इसमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ, n सेल में घूम रहा है, तो आप क्या बताओगे, n सेल में घूम रहा है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, k l m n। तो अगर हम n के लिए देखते हैं तो 4 लेंगे ना, है ना, तो l की वैल्यू कहां तक होंगी 0 1 2 3 तक हो सकती है, कोई भी आ सकती है इनमें से। m की वैल्यू कितनी होंगी, 0 के लिए तो 0 ही आएगी, 1 के लिए -1 0 +1, 2 के लिए अलग से आएंगी, 3 के लिए अलग से आएंगी, वो सारी वैल्यू आपको राइट डाउन करनी पड़ेगी। और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारी ±1/2 रहेगी। लेकिन अब की बार थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है वो। मॉडिफाई कैसे जी, वो है ना फोर्थ सेल में तो घूम रहा है लेकिन p सब सेल में घूम रहा है। अब 4p के लिए बताओ चारों क्वांटम नंबर के लिए,
तो जी n की वैल्यू तो वही रहेगी 4, क्योंकि अगले वाला कह रहा है कि 4 सेल में घूम रहा है। लेकिन l की वैल्यू कितनी लेंगे, 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगले वाले ने क्या कहा है कि 4p में घूम रहा है। मतलब s d और f तो हटा देंगे, इनमें से सिर्फ क्या वैल्यू लेंगे, हमें 1 लेंगे। आगे बात सुने, अगले वाले ने 4th सेल बोला था ना, तो क्या पता वो s में था, p में था कि d में था, तो हमें ये चारों वैल्यू दिखानी पड़ रही थी। लेकिन अब की बार अगर उसने बोल दिया ना कि 4p में घूम रहा है, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, 1 वैल्यू लेंगे। आगे बात सुने, हम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 0 +1, s की वैल्यू ±1/2। आगे सुनिए, वो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता है। आगे अगली बार बोल देता है कि जी 4px में घूम रहा है, तो देखो p में भी कितने ऑर्बिटल थे, 3 थे ना, कौन से px py pz। तो हमेशा याद रखना कि जी p की 3 वैल्यू थी, -1 0 और +1। हम केमिस्ट्री में z एक्सिस को स्टैंडर्ड एक्सिस लेते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब उसकी वैल्यू हमेशा कितनी लेंगे, 0। तो pz के लिए हम की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0। x एक्सिस को हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं और y एक्सिस को हमेशा किस में लेते हैं भाई, नेगेटिव में। मतलब अब आप 4px के लिए n चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तब क्या होगी, n की वैल्यू तो जी वही रहेगी 4, l की वैल्यू भी निकालनी सीख ली थी हमने कि 0 1 2 3 में से कौन सी लेंगे, जो p को रिप्रेजेंट करे। अब हम की वैल्यू कितनी लेंगे, -1 0 और +1 में से जी px है, px का मतलब है +1, तीनों की तीनों मत लिख देना, +1 लिखना। और s की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये तो जी ±1/2 आएगी। लेकिन अगर अगले वाला ये कह देता ना कि 4px में क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जी +1/2 लिख देते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, अकेला -1/2 लिख देते हैं। आई बात सुनने, तो अगले वाली वीडियो में हम एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे, एक इनमें से दूसरे टाइप के जैसे न्यूमेरिकल आते हैं उसके बारे में।